हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बेटा ये, है ना। कुछ आपने पहले 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़, ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो भाई आपने क्या पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़े थे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे तो वो क्या जनरेट करेंगे, वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे ना। तो बेसिकली हम इसको क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, उसी को इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं। मान लिया कि हमने कहा कि भाई ये कोई एक हमने क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया, तो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से फ्लो करके जाते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यानी कि आप बेटा कैसे लिखोगे, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली डेफिनेशन की बात करूं तो आई विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये बेसिकली ये बहुत मैथमेटिकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। बट वैसे अगर मैं जनरल बात करूं बेटा कि अगर आपको एवरेज करंट लिखना हो तो एवरेज करंट आप कैसे लिख दोगे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और सिंपली यू कैन राइट क्यू बाय टी। तो देखो यहाँ पे ये चार्ज है और ये क्या है, टाइम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जो यूनिट रहेगी दैट विल बी कूलम्ब पर सेकेंड। अब जो कूलम्ब पर सेकेंड है उसको हमने कैसे लिख दिया है, हमने कहा कि इसको एम्पियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोल दिया हमने इसको ना। और अगर कभी आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए होगा तो इंस्टेंटेनियस करंट विल बी इक्वल टू, आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको dq बाय dt लिखा जा सकता है। यानी कि dq बाय dt का मतलब समझ में आ गया कि q का डेरिवेटिव लेना है आपको t के रिस्पेक्ट में। ये आ गया ये बात। अच्छा, अगली चीज और इंपॉर्टेंट कि क्या लिख दो, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। इसकी जो SI यूनिट है वो एम्पियर है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए, देखो काफ़ी जगह आपको लिखा मिलेगा कि ये टेंसर क्वांटिटी है, बट एक्चुअल में जो NCERT है वो हमें क्या लिखता है कि वो स्केलर क्वांटिटी है। और टेंसर क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम क्या मान के चलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका यूनिट आपको पता लग गया। डायमेंशनल फार्मूला और देख लो बेटा, इट्स डायमेंशनल फार्मूला। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक क्वेश्चन पक्का से आ ही जाता है यूनिट डायमेंशन वाले पार्ट पे से। तो देखो बेटा, ये आपको किसका लिखना है, जो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है आपको किसका लिखना है, वो करंट का लिखना है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट इज, देख लो बेटा, वो हम सिंपली ऐसे लिख लो, A1, है ना। क्योंकि ये जो है, जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो A1 उसको बेटा हम लिख देते हैं ना। तो ये कुछ ओवरव्यू हो गया किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। यही थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम है कि जो करंट जो है बेटा, इसमें डायरेक्शन तो है, बट इसका जो एडिशन हम करते हैं वो एडिशन कैसा होता है, वो एल्जेब्रिक एडिशन होता है। तो इसलिए वो बड़ा अजीब सा लगता है कि सर डायरेक्शन है फिर आप स्केलर क्यों बोल रहे हो। एक्चुअल में क्या होगा कि ना, कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको वेक्टर तभी बोला जाएगा जब दो कंडीशंस को, वो एक सफिशिएंट कंडीशन है, एक नेसेसरी कंडीशन है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, प्लस जब आप उसका एडिशन करें तो इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो वो ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको टेंसर वाले कैटेगरी में डाल देते हैं, बट हम इसको स्केलर ही बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बेटा, देखो जो हमने इसके डायरेक्शन ऑफ करंट बताया है ये बाय कन्वेंशन है ना, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है।
एक कन्वेंशन हमने बनाया कि यही डायरेक्शन होनी चाहिए. सो इट्स डायरेक्शन विल बी along the flow of positive charges. कह रहे कि जो पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो है उसके उसी डायरेक्शन में इसका होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं और ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. कह रहे जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसके ऑपोजिट फ्लो आप ऐसा मान सकते हो. ठीक है, देखो क्या मतलब हुआ. मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक जो ये चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं. अगर ये इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो बेटा करंट की जो डायरेक्शन है वो भी इधर ही होगी. अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि कोई ये कंडक्टर है और इस बार ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्जेस इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो जो करंट की जो डायरेक्शन आएगी वह उससे ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी, वह इधर आएगी. क्लियर है सभी को? नोट कर लो. ठीक है, इस पे बेटा एक छोटा सा एक एग्जांपल देख लो. मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में से 5 कूलम चार्ज तो इधर जा रहा है और -2 कूलम चार्ज इधर आ रहा है पर यूनिट 1 सेकंड में, ऐसा मान लो. तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई जो आप ये 1 सेकंड में है ना बेटा, 1 सेकंड में इतना फ्लो करके आ रहा है, आपको ये बताना है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा. तो भाई देखो, जो ये 5 कूलम वाला चार्ज है उसकी डायरेक्शन ये, तो इसके कारण से जो करंट का कंट्रीब्यूशन आएगा वो इधर ही आएगा. ये जो -2 कूलम है वो इधर फ्लो कर रहा है, तो एक्चुअल में इसके कारण से भी जो डायरेक्शन का जो करंट का जो डायरेक्शन आएगा वो इस तरफ ही आएगा. तो टोटल बेटा कितना आ गया, 7 कूलम डिवाइडेड बाई 1, इतना करंट आ जाएगा आपके पास. टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ था. अगर यहीं पे ऐसा होता बेटा, एक और एग्जाम्पल देख लो छोटा सा, कि पर सेकेंड 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज इधर और ऐसा मान लो -2 कूलम चार्ज इधर फ्लो कर रहा है. तो इस बार इफेक्टिवली कितना बेटा, इसके कारण से तो करंट इस तरफ आ रहा होगा, तो कितना करंट जा रहा होगा, I विल बी इक्वल टू 3 कूलम और टाइम है 1 सेकेंड, ये आ जाएगा बेटा. तो डायरेक्शन सभी को बहुत क्लियर है कि भैया जो डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा वो किसके अलोंग आएगा, वो पॉजिटिव चार्जेस के अलोंग आएगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो नेगेटिव चार्ज है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन यहां पर आएगी इलेक्ट्रिक करंट की. क्लियर है बेटा? देखो और जरा छोटी छोटी बातें देख लो. एक है कि भाई जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है ये समझते हैं. देखो हम कहते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड. बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा, इससे एक और रिजल्ट भी डिराइव करेंगे. वो कहते हैं कि मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, अगर यहां से 1 सेकेंड के अंदर या पर यूनिट टाइम डेल्टा क्यू चार्ज एंटर होता है तो उतने ही टाइम में बेटा जो डेल्टा क्यू चार्ज है वह लीव भी कर रहा होगा, है ना. तो इसको क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम will be equal to charge leaving.
जितना चार्ज 1 सेकंड में एंटर किया उतना ही चार्ज बाहर चला गया। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कंडक्टर कुछ चार्ज अपने पास होल्ड कर ले या कुछ और चार्ज अपने पास से क्या कर दे, वह रिलीज कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पर यूनिट टाइम जितना चार्ज एंटर किया उतना ही लीव कर गया। इसका मतलब जितना करंट एंटर कर रहा है बेटा उतना ही करंट भी बाहर जाएगा। यानी कि करंट जो है थ्रू आउट द कंडक्टर रिमेन्स सेम। लिख सकते हैं बेटा, इन कंडक्टर करंट थ्रू आउट ना, बिल्कुल पानी के फ्लो की तरह आप समझ सकते हो कि पाइप में जितना पानी एंटर किया उतना ही बाहर जाएगा। सो इन कंडक्टर करंट थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं कम हुआ तो क्या होगा, कहीं ज्यादा हुआ तो क्या होगा। आप किसी भी पार्ट पे देख लो, मान लो कि इस तरह का कोई कंडक्टर है, तो आप यहां से मान लो करंट आई एंटर कर रहा है, तो कहता है कि इस वाले क्रॉस सेक्शन से भी करंट आई ही निकलेगा। और इनफैक्ट आप किसी भी पार्ट पे देख लो, किसी भी पार्ट में देख लो, आपको जो करंट की वैल्यू है वह सेम ही मिलेगी, उस करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। थ्रू आउट द कंडक्टर इट रिमेन्स सेम। ठीक है, करो नोट। कुछ छोटे छोटे इस पे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो यही पार्ट जो हमने पढ़ा है इस पे बेटा। मान लो 10 to the power 25 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम और सिंपल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 to the power 25 इलेक्ट्रॉन्स किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं। यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बतानी है। तो भाई I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो मुझे ये पता है कि 1 सेकेंड में 10 to the power 25 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो भैया चार्ज निकाल लो ना। चार्ज क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 to the power -19। और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 to the power 25। और समय जो हमें दे रखा है वह 1 सेकेंड दे रखा है। तो भाई ये कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 to the power कितना हो गया बेटा, ये 6 एम्पीयर। टाइम यहाँ पे कुछ और गिवन होता कि पर सेकंड की बजाय कुछ और टाइम होता तो वो टाइम लिख देते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन करो, देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, मैग्नेटिज्म में भी, हर जगह इस टाइप का। ये कोई सर्कुलर ट्रैक है बेटा जिसका रेडियस r है, कोई चार्ज q है जो कि कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव कर रहा है। तो इसके कारण से कितना करंट इस सर्कुलर पाथ में जनरेट होगा, कितना इफेक्टिव करंट होगा, यह आपको बताना है। करो बेटा एक बार, कितना इफेक्टिव करंट होगा यह आपको बताना है। देखो भाई बेटा ध्यान से देखो, आपके लिए पहली बार ये चीज है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो भाई चार्ज तो क्यों ही फ्लो करेगा, लेकिन आप एक बात देखो कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि पूरा जब ये एक चक्कर लगा लेगा तो उतना उसमें कितना उसको समय लगने वाला है। तो भाई टाइम कैसे लिखूं इसको, भाई टाइम तो टी क्यू है, सॉरी चार्ज तो क्यू है। इफेक्टिव करंट का मतलब क्या होगा बेटा, एक चक्कर में। तो एक चक्कर में देखो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर, और किस स्पीड के साथ, v के साथ। तो डिस्टेंस तो हो गया बेटा 2 पाई आर और उसकी स्पीड हो गई v। तो ये आ गया आपका QV अपॉन 2 पाई आर। आया हुआ क्वेश्चन है एक बार।
तो बेटा अगर कोई चार्ज q अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है v स्पीड के साथ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसका जो करंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू qv अपॉन 2 पाई r। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखो। देखो और छोटी छोटी चीजें, Q इज इक्वल टू लेट अस से 3t स्क्वायर प्लस 2। किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू बेटा जो चार्ज है वो ऐसे गिवन है, यू हैव टू फाइंड करंट एट लेट अस से t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको बताना है। तो अभी देखा बेटा हमने, बहुत सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। I इज इक्वल टू क्या होगा, dq बाई dt। I इज इक्वल टू dq बाई dt, तो सिंपल आप इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डिफरेंशिएट करना। तो ये कितना हो गया बेटा 60 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये बेटा ये जो करंट आपने I इज इक्वल टू 60 लिखा है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ये क्या करंट है, इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे आप देख सकते हो। हमसे पूछा गया t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये 12 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन करो बेटा। ये पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन, 80 माइनस BT स्क्वायर, Q लिख लो। ठीक है, तो आपको ये Q इज इक्वल टू 80 माइनस BT स्क्वायर गिवन है, और आपसे कोई करंट पूछ लेता है, तो बड़ा बहुत सिंपल सा हो गया। ये भी डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्या आ गया, ये A माइनस 2BT, A माइनस 2BT। क्लियर है, और देखो एक एग्जांपल, ये देखो बेटा, इससे कुछ चीज देखते हैं। इस बार आपको ना एक IT ग्राफ दे रखा है, माने कि करंट टाइम ग्राफ दे रखा है। ये t इक्वल टू 2 रख लो, ये 4 रख लो, यहाँ पे करंट 4 एम्पियर रख लो। यू हैव टू फाइंड चार्ज फ्लो इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकंड में कितना करंट फ्लो करके गया है, यह आपको बताना है भाई। तो यहां पे आप देखो कि आपको करंट टाइम ग्राफ गिवन है। आप ध्यान से देखो बेटा, I इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, dq बाई dt। आप यहां से ऐसा भी लिख सकते थे इसको बेटा, q इज इक्वल टू इंटीग्रल I dt। Q इज इक्वल टू है ना, इंटीग्रेट करके Q इज इक्वल टू इंटीग्रल I dt। और जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, दैट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। तो यानी कि ये क्या होगा बेटा, ये वाली जो टर्म आएगी, इट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर IT कर्व और ग्राफ। तो यानी कि अगर आपको IT ग्राफ दे रखा है और उसकी मदद से आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है बेटा। वो एरिया आप बड़े आराम से निकाल लोगे। ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है, हाफ ऑफ इज 2 + 4 इज 6 एंड हाइट इज 4। तो बेटा करंट विल बी इक्वल टू, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 12 कूलम। टोटल 12 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। और देख लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। देखो, I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ये करंट का एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड टोटल चार्ज फ्लो
फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन इन 2 seconds। ये बेटा एक बार सभी लोग एक बार ट्राई करो, जल्दी से बेटा ट्राई करो। देख लो अभी ये जो किया बेटा इसी पे बेस्ड होगा ये क्वेश्चन भी। तो आई को आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी, इट विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और डी क्यू विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt, और इसको भाई इंटीग्रेट कर दो। तो t इक्वल टू 0 पे, ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, t इक्वल टू 0 पे चार्ज q, और किसी भी, अच्छा मुझसे तो पूछा गया है t इक्वल टू 2 पर, वो q मान लो बेटा। q इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो, ये आ गया 3t क्यूब बाई 3 0 से 2। तो बेटा ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, टी क्यूब माने 2 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2। तो टोटल जो चार्ज फ्लो हुआ वह 14 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो गया। तो बेटा ये दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज एंड करंट। क्या क्या ध्यान रखना है कि कोई भी कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहां पे भी काम आएगा, कि करंट जो है ना वो करंट चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द कंडक्टर। करंट चेंज नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज लीव कर रहा है। और फिर ये दो फॉर्मूले हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एरिया अंडर आई टी ग्राफ विल बी इक्वल टू द चार्ज फ्लोन इन दैट पर्टिकुलर टाइम। अब जो अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसपे पिछले 3-4 सालों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं माना जाता था, बट अब पिछले कुछ सालों से बेटा बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट इज करंट डेंसिटी। पहले बहुत हम लोग भी क्या करते थे ना, थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लगा के छोटे से डेफिनेशन बता के छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब पिछले टाइम से बहुत क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं। IIT में भी, नीट में भी, हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस बन रहा है। दैट इज करंट डेंसिटी। जे वेक्टर, सबसे पहली बात तो कि वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात तो यहीं पे लिख लो कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक और खास बात क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, करंट इज स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी है, करंट वे वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको जो एक करंट डेंसिटी है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है ना, कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें, वो देखो। इट इज डिफाइंड एज the amount of current passing through an area। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो कि क्या चीज है कि वो अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है किसी एरिया से, वो जो एरिया है वो उस करंट के क्या रहना चाहिए, वो उस करंट के नॉर्मल रहना चाहिए। पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड नॉर्मल टू करंट के नॉर्मल होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू एन एरिया। क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया लिखो बेटा, सॉरी, पर यूनिट एरिया, इस तरीके से। तो यानी कि सिंपल शब्दों में लिखूं बेटा, तो पहले तो इसको डिफाइन ही कर देते हैं, J इज इक्वल टू आई बाई ए। ऐसे तो सिंपल, बहुत बेसिक सी बात हो गई है ना, और इस पर डिटेल में बात करेंगे कि भाई बहुत सिंपल सी बात है कि सर ये अगर कोई एरिया ए है
और ये करंट आ रहा है, ये करंट इस एरिया के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अगर है तो मैं करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करूंगा, करंट पर यूनिट एरिया। तो भाई इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो यूनिट क्या आ जाएगी, इट्स यूनिट इज एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। यह इसकी एसआई यूनिट हो गई। आप चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो बेटा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। करंट का तो एम्पियर हो गया भाई, और ये क्या हो गया, L माइनस टू, यह इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और देखो ऐसे समझो भी इसको, और जरा मैं, अच्छा एक बार इसकी मैग्नीट्यूड तो हमने बता ही दिया ना कि जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा इसका, क्योंकि मुझे डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड आएगा बेटा इसका, वो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, J विल बी इक्वल टू I बाय A, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है कि वो डायरेक्शन किधर होगी, वो डायरेक्शन बेटा किधर होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, along the direction of current। तो इसका मतलब ये हो सकता है ना कि अगर जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हर जगह अलग अलग हो सकती है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे, क्योंकि हर जगह क्या हो सकता है, जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। देखो अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली बेटा। इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, लिमिट डेल्टा ए अप्रोचिंग 0 डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि J विल बी इक्वल टू डी आई बाय डी ए। ये जितने भी अभी तक मैंने बेटा ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे, इन सब में मैंने मानना है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो करंट के क्या है, वह करंट के परपेंडिकुलर है, वह करंट के क्या है, परपेंडिकुलर। अब जरा एक केस देखते हैं, अगर वह उसके परपेंडिकुलर ना हो तो उस केस में क्या होगा। देखो भी ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये बेटा आपका क्या है, ये कोई एरिया है, यानी कि इस बार ये इसके नॉर्मल नहीं है, ये इसके कुछ क्या है, इंक्लाइंड है। किस तरीके से इंक्लाइंड है ये समझने की कोशिश करो। ऐसे देखो, ये मान लो कि ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो देखो अगर ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे हो और ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ रहा हो और सरफेस ही आ रहा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन इस बार क्या है कि ये एरिया ऐसे कुछ टिल्टेड है थीटा एंगल के ऊपर। ये एंगल में मान लेता हूँ बेटा, ये जो इसका नॉर्मल वेक्टर है एरिया का, जो बेटा एरिया की डायरेक्शन सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। ये मैंने जब फ्लक्स बताया था उस टाइम पे भी बताया था कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखो जरा, ये इस बार कुछ इस तरीके से टिल्टेड है, तो बेटा जब इस तरह से टिल्टेड होगा तो हमेशा मुझे क्या करना होगा, एरिया का क्या लेना होगा, नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए होगा। और वो हमने बताया था वो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ भाई, अगर इसका एरिया ए था तो बेटा इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो आ जाएगा ए कॉस थीटा, या इसका एरिया आप डी ए मानते हैं अगर, तो बेटा जे की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। अगर इस टाइप वाली चीज है तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो डी आई इज इक्वल टू जे
डी ए कॉस थीटा, आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए डॉट बी वाली फॉर्मेट में, जे डॉट डी ए, ये आपका डी आई आ गया। और आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए। यहां से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, बेसिकली इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो एरिया की ये बात ऑल्दो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि एरिया जो वेक्टर है उसका क्या होगा, उसकी डायरेक्शन उसके एरिया, उसके सरफेस एरिया के नॉर्मल होगी, और उसका एरिया जो भी है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। बेटा इस वाले फॉर्मूले को और थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि I इज इक्वल टू जे इंटू डेल्टा ए, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, और डेल्टा I इज इक्वल टू जे इंटू डेल्टा ए, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहां से अभी देखो आपने क्या, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो भी अगर किसी भी कंडक्टर में करंट कांस्टेंट, करंट तो ऑब्वियस है कि मान लो कि कांस्टेंट करंट मतलब कि वो चेंज नहीं कर रहे हैं हम उसको, तो वो तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए इन दैट केस, अगर करंट कांस्टेंट है तो, इफ आई इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब बेटा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसे इस पे एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं मैं, देखो ये मान लो कि यहां से कुछ करंट आई एंटर कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे करंट कंपेयर करने हैं पहली बात तो बेटा जब आप करंट कंपेयर करोगे तो आप क्या लिखोगे कि भाई जितना करंट ए पॉइंट पर है उतना ही करंट बी पॉइंट पे, उतना ही करंट सी पॉइंट पर होगा। और जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पे चार्ज, वहां पे करंट डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो भाई करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी ए पर, फिर बी पर और फिर सी पर। तो करंट डेंसिटी वेरी कर सकती है, करंट वेरी नहीं करेगा कंडक्टर के थ्रू, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही बेस्ड है। और देखो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं जरा इस पर। ये कोई क्या है, सिलिंड्रिकल वायर है, ऑफ रेडियस आर। यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा उसकी करंट डेंसिटी जे है। आपको वैल्यू बतानी है कि यूनिफॉर्म करंट आई कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कितना यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है। तो बड़ा सिंपल हो गया ना बेटा, अभी आपने लिखा था, देखो यहाँ पे एक बात तो हर जगह ये बात ध्यान रखना कि करंट और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे उन दोनों के बीच में क्या है, वो दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जे तो दे ही रखा है, और इसका एरिया कितना हो गया बेटा, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर। तो करंट कितना आ गया, आई इज इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। और देख लो भाई, बेसिकली एक क्वेश्चन करते हैं वेरिएबल जे पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएबल करंट डेंसिटी। देखो किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन ये है बेटा, इस बार भी ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, जो करंट डेंसिटी है J दैट विल बी इक्वल टू J नॉट X।
करंट डेंसिटी क्या है, अच्छा एक इसका बेटा आपको लेंथ भी दे रखी है कि जो टोटल लेंथ है इस कंडक्टर की वह टोटल लेंथ L है इस सिलेंड्रिकल वायर की। करंट डेंसिटी विल बी J इक्वल टू J नॉट X। बेटा दिस X इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। मतलब इस तरीके से बेटे यहां से X ऐसे चल रहे हो आप, इस तरीके से मेजर करोगे। तो देखो भी अब इस क्वेश्चन को करते हैं। करंट डेंसिटी गिवन, अच्छा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि भाई करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये पूछा गया है आपसे। तो भाई I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इंटीग्रल J डॉट DA, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूं कि मैंने मान लो कि यहां पे ये एलिमेंट ले लिया, ये जिसका रेडियस तो x है और बेटा इसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, वह थिकनेस dx हो जाएगी। तो ये जो शेडेड पार्ट जो है I इज इक्वल टू इंटीग्रल, बेटा J की वैल्यू तो मैंने क्या लिख दी, J नॉट X। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, J नॉट इज ए कांस्टेंट। और भाई एरिया यहाँ जो आएगा बेटा वो एरिया शायद आपने बहुत पहली बार किया हुआ है, 2 पाई x dx। ऐसे कैलकुलेट करते हो भाई, मैं उसको क्या कर दूँ, उसकी लेंथ को उसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये मैंने पहले भी सिखाया था, इसको काट करके हम क्या कर दें, सीधा कर दें, तो वह तो 2 पाई x आ गया, उसकी मोटाई dx है। तो ये कितना आ गया बेटा, 2 पाई J नॉट एक्स स्क्वायर dx। और बेटा x का जो लिमिट्स आएंगी वो 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, वह कैपिटल R तक चला जाएगा। ये बन गई बात, 2 पाई J नॉट, और बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया x क्यूब बाई 3, और ये 0 से R तक 2 पाई बाई 3 J नॉट R क्यूब। ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो देखो किस तरीके से हम जो वेरिएबल करंट डेंसिटी की क्वेश्चन है उनको कैसे करेंगे। और क्वेश्चन देख लो बेटा एक, देखो इस बार सिलेंड्रिकल शेल है हमारे पास, सिलेंड्रिकल शेल इस तरीके से। ये इसका इनर रेडियस तो R1 है और ये आउटर रेडियस R2 है। समझ में आ रहा है कि भाई इतने पार्ट से ही करंट फ्लो करेगा, बीच में ये होलो है, इतने पार्ट से, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ से इसका व्यू देखते हैं तो बेटा इसका व्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इतने पार्ट से ही करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। करंट डेंसिटी यहाँ पे आपको J दे रखी है, आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। तो नेट जो ये शेडेड वाला जो पोर्शन है सिर्फ इतने में से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ना। तो I इज इक्वल टू J इंटू ये एरिया कितना आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये करंट आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक करंट आ गया। और एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा आज की क्लास में, फिर कल की क्लास में एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। करंट डेंसिटी और करंट आज ही खत्म हमने कर दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड। ये देखो ऐसा मान लो कि एक कोई क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड मान लो इस तरीके से, इस तरीके से मान लो कि ये मान लो लेंथ L है इसकी, ब्रेड्थ B है और हाइट H है।
करंट मान लो ऐसे अगर एंटर कर रहा है बेटा, तो आपको करंट डेंसिटी बतानी है। अगर करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो आप जरा सोचो बेटा, ये वाला जो इस तरह वाला जो ये वाला जो एरिया आ रहा होगा सिर्फ इसी को क्रॉस कर रहा है। इसको अगर क्रॉस करेगा तो इसका एरिया कितना होगा, B इंटू एच। अगर मान लो कि इधर ऊपर से करंट आ रहा होता तो इस बार इसका एरिया क्या लिखते बेटा आप, L इंटू बी लिख देते। और अगर इधर फ्रंट से एंटर कर रहा होता तो उसका एरिया क्या लिखता आप, L इंटू एच। तो आपको ये देखना है कि जिस एरिया से वो एंटर कर रहा है उसके जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा है वही आपको कंसिडर करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। तो ये सब आप बहुत अच्छे से कर लो। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।